जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हमारी दोस्तों क्लास है संस्कृत की, जो कि हमारी अगली क्लास है। अब देखिए दोस्तों, संस्कृत में हमने क्या पढ़ लिया था। संस्कृत में हम लोगों ने वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिया था, उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ लिया था दोस्तों। अब हम यहाँ पर संस्कृत में देखेंगे दोस्तों अव्यय। क्या देखेंगे दोस्तों? अव्यय। हम संस्कृत के वही चैप्टर करेंगे दोस्तों जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको हर पेपर में आपको अव्यय और उपसर्ग और प्रत्यय देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो आज हम देखेंगे दोस्तों अव्यय के बारे में। लेकिन दोस्तों अव्यय पढ़ने के साथ ही साथ हम उपसर्ग भी पढ़ेंगे, क्योंकि अव्यय और उपसर्ग का दोस्तों आपस में एक संबंध है। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर अव्यय और उपसर्ग दोनों साथ में लेकर पढ़ेंगे, ताकि दोनों के बीच में संबंध बनाकर उनको हम आसानी से समझ सकें। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं दोस्तों अव्यय। सबसे पहली बात, अव्यय होता क्या है? अव्यय होता क्या? अव्यय वह होता है दोस्तों जिसे खर्च ना किया जा सके। अव्यय वह होता है जिसे खर्च ना किया जा सके। इसका मतलब है दोस्तों क्या, कि अव्यय एक ऐसा होता है जो किसी भी, चाहे वो किसी भी लिंग में हो, चाहे वह किसी वचन में हो, चाहे वह किसी वचन में हो, चाहे वह किसी लिंग में हो, चाहे वह किसी कारक में हो, लेकिन वह दोस्तों कभी बदलता नहीं है। जो का त्यों रहता है उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अव्यय कहते हैं। जो किसी वचन में, जो किसी लिंग में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? उसे अव्यय बोलते हैं। चाहे आप किसी भी विभक्ति में लिख दें, चाहे आप किसी भी वचन में लिख दें, चाहे आप किसी भी लिंग में लिख दें, लेकिन उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं, जिसे खोया ना जा सके। लेकिन ये तो दोस्तों हमारा और आपका हिंदी में हो गया, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो संस्कृत में पूछा जाएगा दोस्तों। कहाँ में पूछा जाएगा? संस्कृत में पूछा जाएगा। देखिए, यह अभी अव्यय है, इसकी परिभाषा आपसे पेडागोजी के तौर पर भी पूछी जा सकती है। आपके लिए अव्यय की परिभाषा लिखी आ जाएगी संस्कृत की, और उसमें आपको लिखा क्या आ जाएगा कि आप इसके रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं संस्कृत की पेडागोजी में। लेकिन हिंदी की परिभाषा से अपना काम नहीं चलेगा दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें इसकी परिभाषा संस्कृत में पढ़नी होगी और संस्कृत में इसका हमें याद करना होगा। तो देखिए दोस्तों, अव्यय प्लस उपसर्ग, क्योंकि अव्यय और दोनों के बीच हम संबंध स्थापित करके पढ़ेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? जिसे खर्च ना किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। नियम क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे दोस्तों यह परिभाषा, जो कि अव्यय की परिभाषा होती है, वह होती है। देखिए दोस्तों, इसको याद करने का तरीका, ऐसे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। सादृशम, त्रिषु, लिंगेषु, सर्वासु, ऐसे आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसको पढ़ेंगे भी तो आप याद हो जाएंगे। इसके लिए एक लय में पढ़िएगा। इसके लिए आप लय में पढ़िएगा, लय में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। जैसे कि सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभातिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेति तद्व्यम्। ऐसे दोस्तों इसको याद करिएगा। ऐसे आप इसको याद करेंगे, आपको संस्कृत की जो सूत्र है वह याद हो जाएगा और आप भूल भी नहीं पाएंगे। क्या होता है कि लय में आप कोई भी चीज याद करेंगे तो वह भूलते नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक बार दोबारा फिर देखते हैं। सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभातिषु वचनेषु च सर्वेषु तद् न वेति तद्व्यम्। यह दोस्तों परिभाषा है अव्यय की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यह परिभाषा याद करिएगा, इसका विवेक करिए, क्योंकि यह पेपर में पूछा जाता है। सीटेट के पेपर में आया था दोस्तों, पिछली बार पेडागोजी के मैटर में आया था। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ था यत् न वेति तद्व्यम् का। तो दोस्तों जब तक आपसे यह बनेगी नहीं तब तक आप इसका नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको याद करिएगा। अब देखिए इसके नियम क्या होते हैं, अव्यय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे कौन से शब्दों की पहचान होती है जहां पे अव्यय होते हैं, उनकी पहचान करना देखते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है दोस्तों, जहां पर कत्वा प्रत्यय से बना शब्द होता है वहां अव्यय कहलाता है। जहां पर कत्वा प्रत्यय होता है, जो शब्द कत्वा प्रत्यय से मिलकर बने होते हैं वहां अव्यय होता है। जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कत्वा प्रत्यय भी पढ़ाऊंगा। उसमें क्या होता है दोस्तों, जहां पर कत्वा प्रत्यय होता है वहां पर शेष बचता है दोस्तों त्वा। क्या बचता है? त्वा शेष बचता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया गत्वा, पठित्वा, हसत्वा, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर अव्यय है। क्यों? क्योंकि देखिए लास्ट में क्या लगा है, लास्ट में लगा है दोस्तों त्वा। क्या लगा हुआ है? त्वा लगा हुआ है। और त्वा का मतलब क्या है कि इसके पीछे कत्वा प्रत्यय लगा है, इसीलिए तो इसका क्या हो गया, हस का हसत्वा हो गया, पठ का पठित्वा हो गया। ऐसे दोस्तों हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर अव्यय होते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, जैसे जहां पर दोस्तों तमुन प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं, तमुन प्रत्यय से जो बने जो शब्द होते हैं वह अव्यय कहलाते हैं।
देखिए तुमुन प्रत्यय जहां पर लगता है वहां पर शेष क्या बचता है, वहां पर शेष बचता है दोस्तों तुम। क्या बचता है, तुम शेष बचता है। इसको हम जब प्रत्यय पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ समझने के तौर पर इसको देख लीजिएगा। तुमुन प्रत्यय जहां भी होता है वहां शेष बचता है तुम। जैसे कि मैंने आपसे बोला दोस्तों पठितुम, गंतुम। आपने देखा होगा कभी भी संस्कृत पढ़ते समय आपने गंतुम देखा होगा। देखिए कहीं कहीं लिखा होता है दोस्तों क्या, गंतुम, गंतुम। तो ये जो है दोस्तों शब्द, इसके पीछे क्या लगा है, इसके पीछे देखिए दोस्तों तुम लगा है। इसका मतलब इसके पीछे क्या लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। हसी तुम, जैसे दोस्तों क्या आ गया, हसी तुम। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे तुमुन प्रत्यय लगा है। तो ऐसे जो वाक्य, ऐसे जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, वह अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्या देखेंगे, ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय वो तो क्या होते हैं जिनके लास्ट में या होता है। याद रखिएगा इनको, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं आपको प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझने के तौर पर देख लीजिएगा। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय की सबसे अच्छी पहचान ये होती है दोस्तों जिस शब्द के लास्ट में, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया अनीय, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अनीय। देखिए ये क्या लिखा आ गया, लास्ट में यह आ गया, लास्ट में यह आ गया दोस्तों। इसका मतलब यह है कि इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस शब्द में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार यह शब्द क्या है दोस्तों, अव्यय है। क्या है दोस्तों, अव्यय है। क्योंकि अव्यय का नियम क्या बोलता है कि ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास से बने शब्दों को अव्यय कहते हैं। हिंदी आप सभी ने पढ़ी होगी, संस्कृत में हम आपको बताएंगे। अव्ययी भाव समास जानते हैं जिसके उदाहरण क्या होते हैं, यथाशक्ति। क्लियर है दोस्तों, यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं दोस्तों, वह क्या होते हैं, वह अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है, अव्ययी भाव समास से बने शब्दों को अव्यय कहा जाता है। जो अव्ययी भाव समास के जो उदाहरण होते हैं वह अपने आप में अव्यय होते हैं। तो दोस्तों इसका चौथा नियम भी हो जाता है। अगली बात यहाँ क्या होती है कि उपसर्गों को भी, जो उपसर्ग होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो उपसर्गों के लिए भी अव्यय कहा जाता है। और आपके लिए मैं बता दूं कि संस्कृत में अब वो जो उपसर्गों की संख्या होती है वह 22 होती है। क्या होती है, द्वाविंशति। संस्कृत में देखें तो द्वाविंशति होती है। और ये जो उपसर्ग होते हैं ये निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। इनके अलावा न 22 से 23 होते हैं, न 22 से 21 होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों संस्कृत में उपसर्ग। और जहां उपसर्ग जो होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वही भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। एक बार नियम को दोबारा देख लीजिएगा कि जहां पर कत्वा प्रत्यय से बना शब्द होता है वह अव्यय कहलाता है। तुमुन प्रत्यय से बना शब्द अव्यय कहलाता है। ल्यप प्रत्यय से बना शब्द अव्यय कहलाता है। और अव्ययी भाव समास से बने शब्दों को अव्यय कहते हैं। और उपसर्गों को भी क्या कहते हैं, अव्यय कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ पर एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपसे परीक्षा में जो पूछा जाता है, ठीक है, मेघ उच्चै गर्जते। आपसे एक एग्जाम्पल लिखा गया कि मेघा उच्चै गर्जते, मेघा उच्चै गर्जते। तो उसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि किम अव्ययम अस्ति, इसमें अव्यय कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताने के लिए बताना होगा कि इसमें जो उच्चै लगा हुआ है, जो उच्चै लगा हुआ है वह क्या है, वह क्या है दोस्तों, जो उच्चै लगा हुआ है वह है दोस्तों अव्यय। क्या है दोस्तों, वह अव्यय है। यहाँ पर दोस्तों कुछ मैंने अव्यय जो लिख दिए हैं जो कि आपसे परीक्षा की दृष्टि में पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों कभी कभी आपको अपी का प्रयोग किया जाता है। तो अपी, अपी का मतलब होता है दोस्तों भी। क्या होता है, भी। ठीक है, क्यों मतलब क्या, कहां। अधुना मतलब अब। प्रति मतलब ओर, दिशा को डायरेक्शन करने वाला ओर। और चा, चा का प्रयोग भी होता है और। जैसे कि दोस्तों अगर आप बोलेंगे कि माता पिता का संधि विच्छेद करिए, सॉरी समास विग्रह करिए, तो क्या लिखते हैं संस्कृत में, माता चा पिता चा। मतलब क्या, माता और पिता। और जहां होता है वहां योजक चिन्ह होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। तो यही दोस्तों चा का प्रयोग किया जाता है। ऊपरी मतलब ऊपर, अधि मतलब अंदर, अद्ध मतलब आज। अद्ध रविवासरास्ति, अद्ध रविवासरास्ति, आज रविवार है। क्लियर है दोस्तों।
ठीक है। स्वरविवासरा अस्ति, स्वरविवासरा अस्ति मतलब कल रविवार है। तो यह क्या है दोस्तों, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। शक्ति के अनुसार, यह दोस्तों देखिए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उच्चई, इसमें भी दोस्तों अव्यय होता है। श्वा मतलब आने वाला कल, आने वाला कल। तो देखिए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनमें अव्यय होता है, और इनकी जो पहचान होती है वाक्यों में, इन शब्दों का जहां भी प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों को देखकर ही उसकी पहचान कर ली जाती है कि इसमें कौन सा अव्यय है। क्लियर है दोस्तों? तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिला दिया, एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको एक जो इसकी लिस्ट होती है, इसमें जो इसके एग्जाम्पल हैं अव्यय की, कि कौन कौन से अव्यय होते हैं, इसकी मैं एक पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और उनको देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको 2 अव्यय देखने को जरूर मिलेंगे, और अगर अव्यय नहीं आएंगे तो उपसर्ग जरूर आएंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनके लिए आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, आपसे परीक्षा की दृष्टि में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे अभी डिस्प्ले पे दिख रही होगी दोस्तों, एक बार इसको देख लीजिएगा। जो है आपको डिस्प्ले पे दिख रही है, यही पीडीएफ मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें से हम पूरे नंबर ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अव्यय की यहाँ पहचान है, कुछ हम आपको उदाहरण बताएंगे, उदाहरण के तौर पर आप समझ जाएंगे। लेकिन जिन शब्दों में दोस्तों ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां पर क्या होता है, अव्यय होता है। यह होती है अव्यय की पहचान। क्लियर है दोस्तों? इसको दोस्तों हम रफ करते हैं। उपसर्ग दोस्तों याद कर लीजिएगा कि उपसर्गों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 22 होती है, द्वाविंशति। ठीक है, इनके उपसर्ग दोस्तों निश्चित होते हैं। तो उपसर्ग में यहाँ पे लिखवा देता हूं, आप उपसर्गों को लिख लीजिएगा, क्योंकि जहां पर इन उपसर्गों से मिलकर जो बनते हैं, तो हमने क्या देखी परिभाषा, सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु और वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेति तद्वयम्। उसका मतलब क्या होता है, सादृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में, लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में कितनी होती हैं दोस्तों, 7। कौन सी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। क्लियर दोस्तों? सादृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में। वचन कितने होते हैं दोस्तों, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीनों वचनों में जो कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, अव्यय कहलाता है। यह दोस्तों उस परिभाषा के हिंदी अनुवाद है कि तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहा जाता है। यह उसका दोस्तों हिंदी का अनुवाद है। सादृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेति न तद्वयम्। यह इसका उदाहरण और यह इसकी दोस्तों क्या है, हिंदी परिभाषा है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि कहां कहां होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी दोस्तों आपके लिए विस्मयादि बोधक का वो, जहां आपके लिए विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग दिखाई दे, है, अरे, इस तरीके से, वहां अव्यय होता है। जहां पे दोस्तों संबंध हो, जहां पे संबंधवाचक हो, जहां पे समुच्चयवाचक हो, जहां पर दोस्तों स्थानवाचक हो,
जहां पर दोस्तों कालवाचक हो, समय की बात चल रही हो, जहां पे दोस्तों रीतिवाचक हो, जहां पे दोस्तों परिमाणवाचक हो, परिमाण का मतलब दोस्तों मात्रा, जैसे कि थोड़ा, अल्प, कम, इस तरीके जब शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां इन सभी जगहों पर दोस्तों जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है संबंधवाचक को लेकर, कि जब दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, जैसे और, माता और पिता, और संबंध स्थापित किया, और का मतलब क्या, चा, चा का प्रयोग होगा, इसका मतलब क्या है, संबंधवाचक है। दशम्यादिबोधक, अरे, अरे, भो, इस प्रकार के जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां अव्यय होता है। समुच्चयवाचक, जहां पे समुच्चय बनते हैं, जैसे अल्प, थोड़ा, इस तरीके से। स्थानवाचक, जहां पे स्थान की बात चल रही हो, कहां, कहां। कालवाचक, जहां पे काल की बात चल रही हो, ठीक है, कब, कैसे। रीतिवाचक, परिमाणवाचक, जहां पे मात्रा हो। इन सभी जगहों पर क्या होता है दोस्तों, अव्यय होता है। इन सभी की सूची, इन सभी की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम इसके आगे देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जिसके उदाहरण होते हैं। अव्यय के उदाहरण किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, हम करते हैं उसको। जैसे दोस्तों ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लिखेंगे कथम विलंब। एक एक एग्जाम्पल दोस्तों हमारा ये है, ठीक है दोस्तों, कथम विलंब। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। पहला ये हो गया दोस्तों। दूसरा लिखेंगे नद्यः पर्वतेभ्यः, नद्यः पर्वतेभ्यः अद्य, नद्यः पर्वतेभ्यः अद्य गच्छति, गच्छन्ति, ये हो गया दोस्तों। तीसरा हम देखेंगे क्रमशः पूर्यते घटः। चौथा देखेंगे दोस्तों मेघः ऊपरी ऊपरी, मेघा ऊपरी ऊपरी गर्जन्ति, मेघा ऊपर ऊपर गर्जन्ति। पांचवा दोस्तों स्वयं कुत्र गच्छसि। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब आप पेपर देने बैठे होते हैं तो आपसे एक पद्यांश और गद्यांश पूछे जाते हैं। ये तो आपको भी मालूम होगा दोस्तों कि हमारे 15 नंबर का आपसे गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा, उसी को लेकर आपसे व्याकरण पूछी जाएगी। तो दोस्तों उस गद्यांश पद्यांश में दोस्तों कुछ ऐसे शब्द छुपे हुए रहते हैं, जैसे कि यह बात है मेघा, अगर आपका गद्यांश अगर मेघ को लेकर होगा, बादल को लेकर होगा, तो उसमें उसी के संबंध में बात चल रही होगी, तो उसी में आपका विभक्ति भी रहती है, उसी में कारक भी रहते हैं, उसी में वचन भी रहते हैं, उसी में लिंगों का प्रयोग भी किया जाता है, और उसी में दोस्तों अव्यय का, उसी में प्रत्यय का, उसी में उपसर्गों का, उसी में से आपसे प्रश्न किए जाएंगे। इसलिए हमें पूरी व्याकरण यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। उसकी दोस्तों पहचान क्या होती है कि अव्यय को हम पहचाने कैसे, अव्यय को पहचाने कैसे, अव्यय को पहचानते कैसे हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल आपसे ये आ गया कि कथम विलंब, कथम विलंब मतलब विलंब क्यों। कथम का मतलब क्या है यहाँ पर, क्यों। मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, क्यों। यहां पर ये आपका अव्यय हो गया कथम विलंब, विलंब क्यों। दूसरा उदाहरण क्या है, नद्यः पर्वतेभ्यः अद्य गच्छन्ति। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नदी पर्वतों से आज होकर गुजरेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आज समय को लेकर बात चल रही है, अद्य आज। अगला उदाहरण क्या है दोस्तों, क्रमशः पूर्यते घटा, घड़ा क्रमशः भरता है, घटा क्रमशः भरता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्रमशः, समय को लेकर बात चल रही है, क्रमशः मतलब धीरे धीरे। अगला क्या है दोस्तों, मेघा ऊपरी ऊपरी गर्जन्ति, विशेषता बता रहा है यहाँ पर क्या कि बादल ऊपर ही ऊपर गरजते हैं, ऊपरी ऊपरी, यह क्या है, अव्यय है। पांचवा क्या है दोस्तों, स्वयं कुत्र गच्छति, स्वयं कुत्र गच्छति, तुम कहां जा रहे हो, कहां,
प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कुत्र गच्छति। तो देखिए दोस्तों, यह इसके अव्यय होते हैं, यह अव्यय की पहचान होती है, जहां पर स्थान को लेकर हो, परिमाण को लेकर हो, प्रश्नवाचक हो, विस्मयादि बोधक हो, और आपका रीतिवाचक हो, और आपका दोस्तों कालवाचक हो। तो ऐसे जहां पे प्रयोग किया जाता है वहां दोस्तों अव्यय होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखो दोस्तों, अव्यय और अव्यय के कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम दोस्तों हम पढ़ेंगे दोस्तों उपसर्गों के बारे में। और देखिए अव्यय को लेकर कोई भी आपको अगर क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछेगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों एक बात और, संस्कृत को ध्यान से पढ़िएगा, यही आपको 30 में से 30 नंबर ला के दे सकता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही काफी करते हैं, और वीडियो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन इसको प्रेस करिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पल पल नोटिफिकेशन के तौर पर मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय बागी।